दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप कभी भी गांव के पुराने कुएं के पास अकेले खड़े नहीं रह पाएंगे। एक कुआं जहां सालों पहले एक औरत प्यास से तड़प तड़प कर मर गई थी, पर उसकी आत्मा आज भी उसी प्यास में भटक रही है। वो किसी को भी नहीं छोड़ती और उसकी नजर अब आप पर है। अगर आपको डरावनी, रूह कपा देने वाली हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल DK जनरल 4354 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां YouTube पर कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, वरना अगली बार जब वो आपको पुकारेगी तो कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। और एक बात, आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भाई, ये जो किस्सा मैं तुझे सुना रहा हूं, ये कोई कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जिसे याद करके आज भी मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। ये बात तब की है जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। हमारा गांव बहुत छोटा सा था, झारखंड के अंदर। चारों तरफ जंगल ही जंगल और बीच में बसा हमारा गांव सुरंगी। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, बहुत पुराना। लोग कहते थे उस कुएं का पानी कभी सूखता नहीं, पर कोई भी इंसान उसका पानी नहीं पीता था। बचपन से सुनता आया था, रात के बाद उस कुएं के पास मत जाना, वहां एक औरत रहती है जो अपनी प्यास बुझाने के लिए तुम्हें बुला लेगी। मैं सोचता था ये सब डराने की बातें होंगी, भला किसी कुएं में औरत कैसे रहेगी। पर उस रात मुझे सच का पता चला। उस सावन का महीना था, पूरा गांव रात को जागता था, क्योंकि हर सोमवार को शिव मंदिर में कीर्तन होता था। मैं भी अपने दोस्त मनोज के साथ मंदिर गया था। हम दोनों ने ठान रखा था कि रात भर जागेंगे, ढोलक बजाएंगे और सुबह तक भजन गाएंगे। पर आधी रात को हमें नींद आने लगी। मनोज बोला, चल 5 मिनट बाहर हवा खा के आते हैं। हम मंदिर के बाहर निकले। ठंडी हवा चल रही थी, पूरा गांव चांदनी में चमक रहा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। हम दोनों धीरे धीरे चलते हुए गांव के बाहर निकल गए। बातें करते हुए पता ही नहीं चला कब हम कुएं तक पहुंच गए। मैंने कहा, अरे ये तो वही पुराना कुआं है। मनोज बोला, हाँ भाई, बचपन से सुनते आए हैं इसके बारे में, पर आज देख ही लेते हैं, इसमें क्या है। उसने टॉर्च निकाली और कुएं में झांक कर देखने लगा। मैं भी उसके साथ झुक गया। अंदर काला पानी था, इतना काला कि उसमें अपना चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा था। हवा ठंडी थी, पर कुएं के पास आते ही एक अजीब सी ठंडक लगने लगी, जैसे किसी ने बर्फ की सिल रख दी हो मेरे सीने पर। मनोज बोला, भाई, लोग कहते हैं रात को इसमें कोई औरत दिखती है, देख, कहीं कोई दिखे तो बता देना। मैं हंस पड़ा, अबे तू भी पागल है, कौन औरत कुएं में रहेगी। तभी कुएं से हल्की सी आवाज आई, पानी पिला दो, पानी। मैं चौंक गया, मनोज भी सन्न रह गया। हमने एक दूसरे को देखा। उसकी आंखों में डर था, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी फिर आवाज आई, इस बार और करीब से, पानी, बहुत प्यास लगी है। मैंने टॉर्च का रोशनी और नीचे कर दी, और तब मैंने जो देखा उससे मेरी रूह तक कांप गई। कुएं के पानी के ऊपर एक औरत का चेहरा था, लंबे गीले बिखरे बाल, सफेद फटी साड़ी, और उसकी आंखें नहीं थी, बस 2 काले गड्ढे थे, जैसे किसी ने उसकी आंखें नोच ली हों। वो हमें देख रही थी, उसके होंठ हिल रहे थे। पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। मैंने पीछे हटना चाहा, पर मेरे पैर जम गए थे। मनोज भी कांप रहा था। हम दोनों कुछ कर नहीं पा रहे थे, और तभी उसने अपना हाथ ऊपर बढ़ाया। उसका हाथ लंबा होता गया और धीरे धीरे कुएं से बाहर आता गया। उसकी उंगलियां लंबी, पतली और काली थी, नाखून इतने बड़े कि उनमें जैसे कीचड़ जमा हो। वो हाथ अब हमारे बिल्कुल सामने था, बस 1 इंच की दूरी में। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और चिल्लाया, भाग मनोज। हम दोनों उल्टे पांव दौड़े। मेरे पैर कांप रहे थे, सांसें तेज हो गई थीं। कुएं के पास से निकलते ही लगा जैसे किसी ने मेरा गला छोड़ दिया हो। हम बिना पीछे देखे मंदिर तक भागे। वहां पहुंचकर दोनों हांफते हुए जमीन पर बैठ गए। मनोज रोने लगा, भाई ये क्या था, वो कौन थी। मैं कुछ नहीं बोल पाया, मेरी जुबान जैसे सिल गई थी। उस रात के बाद हम दोनों कभी उस कुएं के पास नहीं गए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई भाई, क्योंकि उस रात के बाद उस औरत ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। भाई, उस रात के बाद मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। आंखें बंद करते ही उसका चेहरा सामने आ जाता था, वही गीले उलझे बाल, वही काले गड्ढे जैसी आंखें, और वो आवाज, पानी पिला दो।
मनोज भी बदल सा गया था। पहले तो बहुत हंसता था, हर बात पर मजाक करता था, पर अब वो चुपचाप रहने लगा। स्कूल में भी किसी से बात नहीं करता था, सिर्फ मुझे देखता रहता। उसकी आंखों में हमेशा डर झलकता था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसने मुझसे कहा, भाई मुझे लगता है वो मुझे बुला रही है। मैं चौंक गया। क्या बकवास कर रहा है मनोज? वो धीरे से बोला, वह रात को सपने में आती है, कहती है कुआं पर आप पानी पिला, नहीं तो मैं खुद आ जाऊंगी। मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, मनोज देख, ये सब तेरे दिमाग का खेल है, भूल जा उस रात को, सब ठीक हो जाएगा। पर अंदर से मुझे भी डर लग रहा था। हर रात मुझे लगता जैसे कोई मुझे देख रहा है। मेरे कमरे की खिड़की के बाहर कोई परछाई सी खड़ी रहती। मैं हिम्मत नहीं जुटा पाता बाहर देखने की। एक रात मैं सोया हुआ था कि अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे माथे पर ठंडा पानी डाला हो। मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कमरे में कोई नहीं था, पर मेरी चादर गीली थी और कमरे में मिट्टी और सीलन की बदबू आ रही थी। मैंने उठकर खिड़की से बाहर झांका। गांव एकदम शांत था, हल्की सी हवा चल रही थी। पर तभी मुझे दूर कुएं की तरफ कुछ हलचल दिखी। मैंने ध्यान से देखा। कुएं के पास कोई खड़ा था, सफेद साड़ी में, लंबे बाल और वही औरत। उसका चेहरा ऊपर की तरफ था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान की तरफ देख रही हो। फिर उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। भाई, उस पल मेरी सांस ही रुक गई। इतना डर मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। उसके होंठ हिले। मैंने साफ सुना, पानी पिला दो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खिड़की बंद कर ली और चादर ओढ़कर बैठ गया। पूरी रात बैठे बैठे कट गई। नींद तो जैसे मुझसे रूठ गई थी। अगले दिन स्कूल गया तो देखा मनोज नहीं आया था। शाम को उसके घर गया तो उसकी मां रो रही थी। पता चला रात को वो घर से बाहर चला गया था। सुबह गांव वालों ने देखा उसका शरीर कुएं के पास पड़ा था। आंखें खुली थीं, पर पुतलियां गायब थीं। उसकी आंखों में बस 2 काले गड्ढे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस औरत की आंखें थीं। उसकी मौत की खबर सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रात को नींद नहीं आई। हर आहट पर लगता कोई मुझे बुला रहा है। हर परछाई में उसी का चेहरा दिखता। 3 दिन बाद गांव के पुजारी हमारे घर आए। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा सच सच बता, उस रात कुएं पर क्या हुआ था? मैंने सब बता दिया। उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, तू बच गया क्योंकि तेरी सांस तेज थी, तेरा दिल धड़क रहा था। वो आत्मा सिर्फ उन्हें ले जाती है जो उसका जवाब देते हैं। मनोज ने उससे बात की होगी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, पर बाबा वो है कौन? पुजारी बोले, ये कहानी 100 साल पुरानी है। कहते हैं पहले यहां एक औरत रहती थी, रामा। उसका पति रोज शराब पीकर उसे पीटता था। एक दिन उसने रामा को कुएं में धक्का दे दिया। रामा कई घंटे तक कुएं में तड़पती रही, प्यास से चिल्लाती रही, पर कोई उसे बचाने नहीं आया। आखिर में उसकी मौत हो गई। कहते हैं मरते वक्त भी उसकी जुबान पर बस एक शब्द था, पानी। मैं सुनता रहा, मेरा दिल बैठा जा रहा था। पुजारी बोले, उसकी आत्मा आज भी प्यास से भटक रही है। जो भी रात में कुएं के पास जाता है वो उसे पानी के लिए बुलाती है, और जो उसकी बात सुन ले उसका शरीर तो यहीं रह जाता है, पर आत्मा वो कुएं में खींच लेती है अपनी प्यास बुझाने के लिए। उस रात के बाद मैंने कसम खा ली कि कभी भी उस कुएं के पास नहीं जाऊंगा। पर भाई, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब वो कुएं तक सीमित नहीं रही। अब वो मेरे सपनों में आने लगी थी। भाई, उसके बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। दिन में तो सब कुछ सामान्य लगता था, पर रात होते ही मुझे उसकी मौजूदगी महसूस होने लगती थी। हर रात सपने में वही कुआं आता। मैं उसके पास खड़ा होता। चारों तरफ घना अंधेरा और बस चांद की हल्की रोशनी। फिर कुएं के अंदर से आवाज आती, पानी पिला दो। मैं सपना देखते हुए भी कांप उठता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी भाई, हर रात वो सपना थोड़ा और असली होता जा रहा था। पहले मैं दूर से देखता था, फिर धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचने लगा। अब तो ऐसा लगता जैसे मैं सच में उसके सामने खड़ा हूं। एक रात मैंने सपना देखा। मैं कुएं के बिल्कुल पास खड़ा था। अंदर झांक कर देखा तो वही औरत थी। इस बार उसके बाल पानी में तैर रहे थे। उसका चेहरा पूरा दिख रहा था, सड़ा हुआ, जगह जगह से मांस गिरा हुआ। उसकी जीभ आधी बाहर लटक रही थी और आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। वो धीरे से बोली, नीचे आजा, बहुत प्यास लगी है। भाई, उस सपने में मेरा पूरा शरीर पत्थर बन गया। मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। तभी उसने अपना हाथ ऊपर बढ़ाया और मेरी गर्दन पकड़ ली।
उसका स्पर्श इतना ठंडा था जैसे बर्फ की सिल रख दी हो मेरे शरीर पर। उसकी पकड़ में इतना जोर था कि मेरी सांस घुटने लगी। मैं चिल्लाना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। तभी मेरी आंख खुल गई। मैं पसीने में भीगा हुआ था, सांस तेज चल रही थी, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा अभी फट जाएगा। मैंने अपने गले को हाथ लगाया। भाई मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे गले पर उंगलियों के निशान थे, काले गहरे निशान जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। उस दिन के बाद से मैं किसी से बात नहीं करता था। स्कूल जाना भी बंद कर दिया। माँ परेशान हो गई थी। वो रोज पुजारी जी को बुलाने की बात करती पर मैं मना कर देता। मुझे लगता था कोई कुछ नहीं कर सकता। रात को फिर सपना आया। इस बार मैं कुएं के अंदर था। ठंडा पानी मेरे घुटनों तक था। वो औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से काला पानी टपक रहा था। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, अब तू यहीं रहेगा, मेरी प्यास बुझाएगा। भाई उस सपने के बाद मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई। बुखार लग गया, शरीर जवाब देने लगा। डॉक्टर ने कहा, इस पर किसी आत्मा का साया है, इसे झाड़ फूक की जरूरत है। मां मुझे जबरदस्ती पुजारी जी के पास ले गई। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे, फिर लंबी सांस लेते हुए बोले, बेटा तुझे कुएं वाली औरत ने देख लिया है, अब वो तुझे छोड़ेगी नहीं। तू बच भी सकता है पर उसके लिए तुझे हिम्मत दिखानी होगी। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या करना होगा बाबा? वो बोले, तुझे उस कुएं पर जाकर उसकी अधूरी मौत की कहानी पूरी करनी होगी। तुझे उसके पति की हड्डियां कुएं में डालनी होगी, तभी उसकी आत्मा मुक्त होगी। मैं हैरान रह गया, पर बाबा उसके पति की हड्डियां कहां मिलेगी? पुजारी बोले, वो कुएं के पीछे हैं, पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दफन है। पर याद रखना, वहां जाना आसान नहीं होगा। वो तुझे रोकेगी, डराएगी, पर अगर तू डर गया तो जान से जाएगा। भाई उस रात मैंने फैसला कर लिया, अब चाहे जो हो मैं ये सब खत्म करूंगा। मैं रोज मर मर कर जी नहीं सकता था। मैंने मां को कुछ नहीं बताया, बस रात को एक फावड़ा और लाल धागा लेकर निकल गया। पुजारी जी ने कहा था, इस धागे को अपने हाथ में बांध लेना, इससे तुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी। मैं धीरे धीरे चलते हुए कुएं के पीछे पहुंचा। वहां घना अंधेरा था। टॉर्च की हल्की सी रोशनी में मुझे वो पुराना पीपल का पेड़ दिखा। मैंने फावड़ा जमीन में मारा। पहली बार में ही ठन की आवाज आई। कुछ था वहां नीचे। मैंने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई। थोड़ी देर में एक कंकाल दिखा। उसकी हड्डियां आधी मिट्टी में धंसी हुई थी। मैंने हाथ से उसे निकाला। उसका खोपड़ी मुझे देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हंस रही हो मेरी बेबसी पर। तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। मेरी टॉर्च बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और फिर वो आवाज आई, क्या कर रहा है तू? मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, हाथों से पानी टपक रहा था और उसकी आंखों की जगह से काला धुआं निकल रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। भाई उस पल मुझे लगा बस अब यही मौत मिलनी है। भाई उस रात जब मैंने उसे अपने सामने देखा तो सच कहूं मेरी रूह कांप उठी। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके पांव जमीन से ऊपर थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में तैर रही हो। उसकी सफेद साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी और उसे काले पानी की बूंदें टपक रही थीं। मिट्टी पर जहां जहां वो गिर रही थी वहां से धुआं उठ रहा था। मेरे हाथ में वो कंकाल की हड्डियां थीं। पुजारी जी ने कहा था, डरना मत, बस जल्दी से उसे कुएं में डाल देना। पर भाई उस पर डर ऐसा हावी था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। वो औरत अब मेरे बिल्कुल सामने थी। उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखों की जगह काले गड्ढे और उन गड्ढों से काला पानी बह रहा था। उसकी जीभ बाहर लटक रही थी, लंबी जैसे किसी जानवर की हो। वो बोली, क्या कर रहा है? मत करिए, मुझे यहीं रहने दे, मुझे प्यास लगती है। उसकी आवाज सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आवाज में अजीब सी कराह थी, जैसे कोई तड़प कर पानी मांग रहा हो, पर उसके शब्दों में ऐसा डर भी था जो इंसान को अंदर से तोड़ दे। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई। फावड़ा और टॉर्च वहीं छोड़कर हड्डियां लेकर मैं भागा कुएं की तरफ। उसके पीछे से चीख सुनाई दी, रुक जा, रुक जा। मैंने पीछे नहीं देखा, बस भागता रहा। कुएं के पास पहुंचा तो देखा वहां धुंध छाई हुई थी। चांदनी का उजाला भी धुंध से छुप गया था। मैंने पुजारी जी का दिया लाल धागा कसकर पकड़ा और कुएं के पास खड़ा हो गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, हड्डियां गिरने वाली थीं।
तभी अचानक वो औरत मेरे सामने आ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी हड्डियां दर्द से छटकने लगीं। वो बोली, तू ये नहीं कर सकता, मुझे यहीं रहने दे, तेरी भी प्यास मैं बुझा दूंगी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों के सामने मनोज का चेहरा घूम गया। उसकी खुली हुई आंखें, वो काले गड्ढे। मैं चिल्लाया, नहीं, और जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर मैंने वो हड्डियां कुएं में फेंक दी। जैसे ही हड्डियां पानी में गिरी, पूरा कुआं कांप उठा। जमीन हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। कुएं से काले बुलबुले उठने लगे और उनमें से भयानक बदबू आने लगी। वो औरत चीखने लगी, इतनी तेज चीख कि मेरे कानों का पर्दा फटने लगा। वो छटपटाने लगी। उसका शरीर हवा में तड़प रहा था। उसकी आंखों से काला पानी झरने की तरह बह रहा था। उसने अपने लंबे बालों से मुझे पकड़ने की कोशिश की, पर बाल भी जमीन पर गिरते ही झलकर कर राख हो गए। फिर अचानक उसके शरीर से एक तेज नीली रोशनी निकली। वो रोशनी सीधे कुएं में समा गई और उसके साथ ही वो औरत भी गायब हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हवा बंद हो गई। बस कुएं के पानी से हल्की सी भाप उठ रही थी, जैसे कोई गर्म चीज उसमें डाल दी गई हो। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। मेरे हाथ पैर जवाब दे चुके थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल में एक ही ख्याल था, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। थोड़ी देर बाद पुजारी जी वहां आए। उन्होंने मुझे सहारा दिया और कहा, बेटा, तूने बहुत बड़ा काम किया है। अब वो आत्मा मुक्त हो गई है, अब कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, रामा की आत्मा अब अपने पति के पास चली गई। उसकी प्यास अब खत्म हो गई है। भाई, उस दिन के बाद मैंने कभी उस कुएं की तरफ देखा भी नहीं। गांव वालों ने भी वहां जाना बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद पंचायत ने वो कुआं मिट्टी से भरवा दिया। लोग कहते हैं अब वहां कोई आत्मा नहीं है, पर भाई सच बताऊं, आज भी जब रात को नींद खुलती है तो मुझे लगता है कोई मेरे कान में धीरे से बोल रहा है, पानी पिला दो। भाई, सबको लगा कि सब खत्म हो गया। कुएं को मिट्टी से भरवा दिया गया। लोग निश्चिंत हो गए। पुजारी जी ने कहा था, अब उसकी आत्मा मुक्त हो गई है, अब कोई डर नहीं। कुछ दिन तक सब ठीक रहा। मैं स्कूल जाने लगा। माँ पापा खुश थे कि मैं फिर से सामान्य जिंदगी जीने लगा। पर भाई, असली डर तो तब शुरू हुआ जब सपनों में फिर से वही कुआं आने लगा। पर इस बार वो औरत नहीं थी। सपने में सिर्फ कुआं दिखता और उसमें खून का पानी। पूरा कुआं खून से भरा हुआ और उसमें तैर रही थी हड्डियां, इंसानी हड्डियां। मैं चीख कर उठ जाता, पसीने से भीगा होता, सांसें तेज चल रही होती। मां पूछती, क्या हुआ बेटा? मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे सपनों के साथ साथ असल जिंदगी में भी अजीब चीजें होने लगीं। एक रात मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था कि अचानक खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। मैंने बाहर देखा तो कोई नहीं था, पर मिट्टी पर गीले पैरों के निशान थे, बड़े बड़े निशान, जैसे कोई भीगा हुआ इंसान वहां से गुजरा हो। मैं डर के मारे चुपचाप बिस्तर में घुस गया, चादर ओढ़ ली और आंखें बंद कर ली। पर भाई, जब आंखें बंद की तो लगा कोई मेरे सिरहाने में बैठा है। उसकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, ठंडी, धीमी और सड़ी हुई बदबू से भरी हुई। मैंने हिम्मत करके आंखें खोली, पर वहां कोई नहीं था। ऐसे ही कई दिन बीते। हर रात कोई ना कोई डरावना सपना आता। हर सुबह मेरा शरीर थका हुआ होता। ऐसा लगता जैसे रात भर किसी ने मुझसे मेहनत करवाई हो। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त गांव के बूढ़े बाबा ने मुझे रोका। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, बेटा, तूने उसकी मुक्ति तो दिला दी, पर उसकी प्यास तेरे अंदर छोड़ गई है। मैं चौंक गया। क्या मतलब बाबा? वो बोले, जिस आत्मा की मौत प्यास से हुई हो, उसकी मुक्ति भी प्यास से ही होती है। तेरे सपनों में उसका कुआं दिखना, तेरे शरीर का सूखना, ये सब उसका असर है। उसकी प्यास अब तुझे लगने लगेगी। मैं डर गया। पर बाबा, इसका इलाज? बाबा ने लंबी सांस ली। इलाज है, पर उसके लिए तुझे फिर से उसी कुएं के नीचे जाना होगा। उसके बचे हुए हड्डी के टुकड़े खोजने होंगे। जब तक उसकी हर हड्डी को शांति नहीं मिलेगी, तेरी भी प्यास नहीं बुझेगी। भाई, उस दिन के बाद से मेरी हालत और खराब होने लगी। पानी पीता था तो उल्टी हो जाती, गला सूखता जाता, पर पानी शरीर में टिकता ही नहीं था। डॉक्टर बोले, इसका शरीर अंदर से सूख रहा है। माँ बाप रोते थे, पर मैं समझ गया था
अब मुझे ही कुछ करना होगा। एक रात मैंने फिर से फावड़ा उठाया। इस बार डर नहीं था, या शायद डर इतना ज्यादा था कि अब महसूस ही नहीं हो रहा था। मैं सीधा कुएं के पास पहुंचा। वहां अब मिट्टी ही मिट्टी थी, पर बाबा ने कहा था उसके शरीर के कुछ हिस्से कुएं के तले में दबे होंगे। मैंने फावड़ा मिट्टी में मारा, रात भर खुदाई करता रहा। हाथों में छाले पड़ गए, पर मैं रुका नहीं। मेरी सांसें चल रही थीं, पर गला सूखा हुआ था। मुझे प्यास लग रही थी, बहुत ज्यादा प्यास, ऐसी प्यास जैसे जिंदगी भर पानी नहीं पिया हो। खुदाई करते करते अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। मैंने हाथ से मिट्टी हटाई। वहां एक टूटी हुई हड्डी थी, बहुत पुरानी, काई जमी हुई थी उस पर। मैंने जैसे ही उसे हाथ में लिया, हवा भारी हो गई। चारों तरफ से ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और उनमें से आवाज आई, पानी पिला दो। भाई, उस आवाज ने मेरी रूह तक को हिला दी। मैंने जल्दी से वो हड्डी उठाई और आंखें बंद करके बोला, मैं तुझे मुक्ति देने आया हूं, प्लीज मुझे छोड़ दे। तभी मेरे पीछे से किसी के रोने की आवाज आई, बहुत धीमी, कराहती हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत फिर से वहां खड़ी थी, पर इस बार उसका चेहरा शांत था। आंखों की जगह गड्ढे नहीं थे, बल्कि दो खाली आंखें थीं जिनसे आंसू बह रहे थे। उसके होंठ हिले। उसने कहा, धन्यवाद। फिर उसका शरीर हवा में घुलने लगा। उसका पूरा वजूद सफेद धुएं में बदल गया और ऊपर आसमान में समा गया। भाई, उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का बोझ उतर गया हो। गला हल्का महसूस हुआ। मैंने मिट्टी पर बैठकर दोनों हाथ जोड़ ली। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पता नहीं क्यों, पर उस वक्त डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। भाई, उस रात के बाद ऐसा लगा जैसे मेरी सारी तकलीफें खत्म हो गई। गला भी ठीक हो गया, पानी भी शरीर में टिकने लगा। सपनों में भी वो कुआं आना बंद हो गया। मैंने सोचा सब खत्म हो गया, पर भाई, शायद कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद हमारे गांव में बहुत तेज बारिश हुई। लगातार 5 दिन तक बादल बरसते रहे। कई कच्चे घर गिर गए, खेतों में पानी भर गया और कुएं पर जो मिट्टी डलवाई थी वो भी बह गई। एक रात मैं घर के आंगन में लेटा था। हवा ठंडी चल रही थी। तभी मुझे लगा जैसे कोई दूर से मेरा नाम पुकार रहा है, बहुत धीमी आवाज में। राजू, राजू। मैंने उठकर चारों तरफ देखा। गांव अंधेरे में डूबा था। सिर्फ दूर मंदिर के दिए की लौ टिमटिमा रही थी। फिर वही आवाज आई, राजू, पानी पिला दो। भाई, मेरा खून ठंडा पड़ गया। मैं भागकर कमरे में चला गया, दरवाजा बंद कर लिया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा अभी निकलकर बाहर आ जाएगा। रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैं सीधा पुजारी जी के पास गया। उन्हें सब बताया। उन्होंने मेरी बात सुनकर आंखें बंद कर लीं और बोले, बेटा, मैंने तुझसे पहले भी कहा था, उसका शरीर जितने हिस्सों में बटा है उतनी ही बार उसकी मुक्ति करनी होगी। उसकी आत्मा प्यास से मरी थी। हर बार जब भी उसका कोई हिस्सा बाहर आएगा, उसकी प्यास फिर से जाग उठेगी। मैंने कांपते हुए पूछा, तो बाबा, इसका मतलब मैं पूरी जिंदगी उसे मुक्त करता रहूंगा? पुजारी जी बोले, हाँ, जब तक उसका हर कण मिट्टी में नहीं मिल जाता। भाई, वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। घर लौटते वक्त रास्ते में कुएं के पास से गुजरा। अब वहां फिर से गड्ढा बन गया था। बारिश का पानी उसमें भरा था। मुझे लगा जैसे कोई अंदर से मुझे देख रहा है। हवा चल रही थी और उस हवा में भी मुझे उसकी सड़ी हुई बदबू महसूस हो रही थी। उस रात सपना आया। मैं कुएं के पास खड़ा था। वो औरत वहीं बैठी थी और उसके हाथ में मेरा सिर था। वो मेरे कटे हुए सिर को देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। फिर उसने मेरे सिर की तरफ देखा और बोली, प्यास बुझानी है। भाई, मैं चीख कर उठ गया। मां दौड़कर आई। मेरी हालत देखकर रोने लगी, पर मैं कुछ नहीं कर सका। मेरे हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे जैसे मैं बुखार में हूं। दिल कर रहा था सब खत्म कर दूं, पर मैं जानता था यह आसान नहीं है। अगले दिन गांव वालों ने फैसला किया कि कुएं को सीमेंट और पत्थरों से पूरी तरह बंद कर देंगे। 4 मजदूर बुलाए गए। जब वो लोग खुदाई करने लगे तो एक मजदूर ने नीचे से कोई चीज निकाली। वो काली सी चीज थी, किसी कपड़े में लिपटी हुई। उसने कपड़ा हटाया तो उसमें एक सड़ा हुआ हाथ था। भाई, वो नजारा देखकर सब मजदूर वहां से भाग गए। पंचायत ने पुजारी जी को बुलाया। उन्होंने कहा, इस हाथ को भी कुएं में डालकर पूजा करनी होगी, वरना फिर से उसका तांडव शुरू होगा। पूजा शुरू हुई। मैं भी वहां था।
पुजारी जी मंत्र पढ़ रहे थे और मैं वो हाथ लेकर खड़ा था। हाथ से काले पानी की बूंदें टपक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हो और किसी को पकड़ने के लिए तड़प रहा हो। तभी तेज हवा चली, आसमान में बादल गरजने लगे, कुएं के पानी में उबाल सा आने लगा और फिर वो औरत वहां प्रकट हो गई। भाई, उस पल सबकी चीख निकल गई। उसका शरीर आधा सड़ा हुआ था और आधा कंकाल। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके मुंह से पानी गिर रहा था। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें वापस आ गई थीं, पर उनमें पुतलियां नहीं थीं, बस सफेद गोलक, और उन्हीं सफेद आंखों से उसने मुझे घूरा। फिर वो बोली, मुझे यहीं रहने दो, मत करो ये सब, मैं प्यासा रहना चाहती हूं। भाई, उसकी आवाज सुनकर मेरी रूह कांप गई, पर मैंने हिम्मत जुटाई और वो हाथ कुएं में डाल दिया। पुजारी जी ने जोर से मंत्र पढ़े। कुएं का पानी उबलने लगा, काला धुआं निकलने लगा और वो औरत चीखते हुए हवा में गायब हो गई। सब शांत हो गया। पुजारी जी ने कहा, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। पर भाई, आज इस बात को 5 साल हो गए हैं। मैं शहर आ गया हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, पर हर रात जब भी पानी पीता हूं, मुझे उसके हाथ की ठंडक अपने गले में महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे गले को अपनी बर्फीली उंगलियों से पकड़ रहा हो। और कभी कभी तो जब मैं शीशे में खुद को देखता हूं, तो अपने पीछे उसे खड़ा पाता हूं। गीले बाल, सड़ी हुई मुस्कान और उसकी आंखों में वही सवाल, पानी पिला दो। भाई, अब 5 साल हो गए हैं। लोग समझते हैं सब खत्म हो गया। वो कुआं भी अब मिट्टी से भर दिया गया है। ऊपर से पंचायत ने वहां एक छोटा सा मंदिर भी बनवा दिया ताकि लोग भूल जाएं कि वहां कभी कुछ हुआ था। पर मैं नहीं भूल सका। शहर में पढ़ाई के दौरान भी उसका असर मुझ पर बना रहा। रात को सपने आते, मैं खुद को उसी कुएं के पास खड़ा पाता। चारों तरफ घना अंधेरा, बस चांद की हल्की रोशनी, और सामने वो औरत खड़ी होती, अपने बिखरे बालों में मुझे घूरती हुई। कभी कभी उसके हाथ में कोई बच्चा होता, कभी उसका पति, और कभी मेरा ही सिर जो उसके हाथ में लटक रहा होता था, और वो मुस्कुरा रही होती थी। हर सपना और ज्यादा डरावना होता जा रहा था। मैं नींद में चिल्ला उठता था। रूममेट समझ नहीं पाते, पर मेरी आंखों में जो डर था वो किसी को भी डरा देता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके पुजारी जी को फोन किया। उन्होंने कहा, बेटा, अब उसकी आत्मा तुझसे जुड़ गई है, तेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। जब तक तू जिंदा रहेगा वो तेरे साथ रहेगी। तू उसे भगा नहीं सकता, बस संभल कर रह सकता है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, पर बाबा, क्यों? मैंने तो उसकी मदद की थी, उसे मुक्ति दी थी। पुजारी बोले, हाँ, पर उसकी प्यास कभी बुझी ही नहीं। मुक्ति देने वाले का हिस्सा वो हमेशा अपने साथ रखती है। तेरा शरीर अब उसका आधा हिस्सा बन चुका है। भाई, ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब मैं पूरी जिंदगी उसके साए में रहूंगा। उस रात मैंने ठान लिया, अब चाहे जो हो मैं इसका अंत करूंगा। या तो वो जाएगी या मैंने अपने गांव लौटने का फैसला किया। छुट्टियों में सीधा ट्रेन पकड़ी और रात को गांव पहुंचा। रास्ते भर दिल जोर से धड़कता रहा। हर स्टेशन पर लगता कहीं वो मुझे बुला ना ले। घर पहुंचा तो मां की आंखों में आंसू थे। मैंने कुछ नहीं बताया, पर इतना कहा कि मुझे मंदिर में बाबा से मिलना है। अगले दिन बाबा मुझे उसी जगह ले गए जहां पहले कुआं था और अब वहां मंदिर बना था। बाबा बोले, ये जगह शुद्ध कर दी गई है, पर तेरे अंदर जो उसका अंश है वो तभी जाएगा जब तुझे मौत आएगी। मैंने रोते हुए पूछा, तो क्या मैं कभी आजाद नहीं हो सकता? बाबा चुप रहे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी आत्मा अब उसकी प्यास से जुड़ी है। बस भगवान से यही प्रार्थना कर कि मौत जल्दी आए ताकि तेरा भी मोक्ष हो सके। भाई, उस रात मैं मंदिर के पीछे अकेला बैठा था। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। हवा में ठंडक थी, पर मुझे पसीना आ रहा था। दिल घबरा रहा था। तभी मैंने देखा, मंदिर के सामने कुएं वाली जगह पर वो खड़ी थी, सफेद साड़ी में, गीले बाल और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और कहा, पानी पिला दो। भाई, उस पल मुझे लगा जैसे मेरी रूह शरीर से बाहर निकल गई हो। मैं खड़ा भी नहीं हो पाया, बस उसकी आंखों में देखता रहा। फिर वो धीरे धीरे गायब हो गई, पर उसकी जगह जमीन पर पानी की एक धार बह रही थी। उस पानी में खून मिला हुआ था। मैं उठकर भागा। घर पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा फट जाएगा। उसके बाद से हर रात जब भी मैं पानी पीता हूं, मुझे लगता है
कोई मेरे गले से नीचे उतर रहा है, ठंडा, गाढ़ा और बदबूदार, जैसे वो अपने होने का एहसास दिला रही हो। भाई, अब मैंने मान लिया है, मेरी जिंदगी का अंत उसके साथ ही होगा। एक दिन जब मेरी मौत आएगी, लोग कहेंगे राजू मर गया, पर सच्चाई ये होगी कि वो मुझे लेने आई होगी, मुझे उस कुएं में ले जाने जहां उसकी प्यास कभी खत्म नहीं होगी, और मैं उसका हिस्सा बन जाऊंगा हमेशा के लिए। भाई, आज इस कहानी को पूरे 15 साल हो गए हैं। मैं अब 35 का हो चुका हूं, शहर में नौकरी करता हूं, परिवार है, बच्चे हैं। लोग मुझे देखकर सोचते हैं कितना खुश है ये इंसान, पर भाई कोई नहीं जानता, हर रोज मैं मौत से लड़ रहा हूं। हर रात जब सब सो जाते हैं, मैं अकेला बैठा होता हूं। खिड़की के बाहर देखता हूं तो लगता है वो मुझे घूर रही है। सफेद साड़ी, गीले बाल और उसकी काली आंखों की जगह 2 खाली गड्ढे जिनमें अंधेरा भरा होता है। कई बार मेरी छोटी बेटी रात को उठकर कहती है, पापा, खिड़की पर कोई औरत खड़ी थी। वो हंस रही थी और उसने मुझसे कहा, अपने पापा से कहना मैं उसका इंतजार कर रही हूं। भाई, उस वक्त मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हैं। उसकी मासूम आंखों में डर देखकर मैं रो नहीं सकता, बस उसे गले लगाकर कहता हूं, कुछ नहीं बेटा, वो तो सपना था, पर मुझे पता है ये सपना नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होता है, जब मैं रात को पानी पीने उठता हूं तो गिलास में पानी नहीं, लाल खून होता है, और जब मैं आंखें मलता हूं तो फिर से वो पानी में बदल जाता है। शायद मेरा दिमाग अब उसकी सच्चाई और मेरे डर के बीच का फर्क खो चुका है। भाई, एक दिन ऑफिस में काम कर रहा था तो फाइल पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो, धीमी ठंडी आवाज में। बस कुछ दिन और फिर हमेशा के लिए मेरे साथ। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, पर मेरे कानों में अब भी उसकी सांसों की ठंडक थी। ऐसा लगा जैसे उसने मुझे चूम लिया हो। सड़ी मछलियों जैसी बदबू जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। उस रात जब घर लौटा तो मैं बहुत चुप था। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? मैंने मुस्कुराकर कहा, थक गया हूं। पर सच ये था भाई कि मैं हार गया था। अब उससे लड़ने की ताकत नहीं बची थी। मैंने सोचा, अगर उसकी प्यास मेरी जिंदगी से जुड़ी है तो क्यों ना मैं खुद ही उसे अपनी जिंदगी दे दूं। रात को सबके सो जाने के बाद मैंने बिस्तर छोड़ा, चुपचाप छत पर गया। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में बादल थे, चांद भी डर के मारे कहीं छुपा हुआ था। मैं छत की मुंडेर पर बैठ गया, नीचे देखा, अंधेरा था, पर भाई उस अंधेरे में भी मुझे साफ दिखा वो कुआं, उसमें खड़ी वो औरत हाथ फैलाए हुए। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। वो मुस्कुरा रही थी और फिर उसने कहा, आजा, प्यास बुझा दूंगी। भाई, उस पल मुझे सुकून मिला, पता नहीं क्यों, पर उसकी बातों में एक सच्चाई थी, जैसे मेरी आत्मा भी उसी की थी। मैंने आंखें बंद की और खुद को उसके हवाले कर दिया। अगले दिन अखबार में देखा, शहर के मशहूर कंपनी के मैनेजर ने आत्महत्या कर ली। परिवार का कहना है पिछले कुछ दिनों से वो बहुत शांत और डरे हुए थे। मृत्यु के समय उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे किसी के साथ बात कर रहे हो। भाई, लोग कहते हैं मौत के बाद आत्मा मुक्त हो जाती है, पर सच ये है, अगर किसी की प्यास अधूरी रह जाए तो वो कभी मुक्त नहीं होती, वो किसी और को अपने साथ ले जाती है। और अब मैं भी उसी कुएं में हूं, उसके साथ, हमेशा के लिए। अगर कभी तुम्हारे सपनों में कोई औरत आए, गीले बाल, काली आंखें और सड़ी बदबू के साथ, तो याद रखना उसकी प्यास अभी खत्म नहीं हुई है, शायद अगला नंबर तुम्हारा हो। तो दोस्तों, ये थी पुरानी कुआं की प्यासी आत्मा की कहानी। उम्मीद है अब जब भी आप रात को पानी पीने जाएंगे तो आपको उसकी याद जरूर आएगी, जो अब भी उसी प्यास में भटक रही है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही खौफनाक किस्सों के लिए हमारे चैनल DK जनरल 4354 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात साबित हो। शुभ रात्रि पर ध्यान रखना। वो औरत आज भी प्यासा घूम रही है। धन्यवाद।